नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी रेट फॉर अ चाइल्ड, 3-year-old चाइल्ड इज़ हाउ मच? हमारे पास आता है 18 to 30 ब्रेथ्स पर मिनट। 18 से 30 ब्रेथ पर मिनट जो है वो इतना रेस्पिरेटरी रेट बच्चों का चल रहा होता है। ठीक, वाइटल साइंस एट वेरियस एजेस अगर हम उसकी बात करें तो इफ़ द चाइल्ड इज़ बिटवीन 1 to 3 years of age, then the heart rate will be 70 to 110, blood pressure will be 90 to 105 divided by 50 to 70, मतलब इतना हमारे पास चल रहा होता है। जहाँ 90 से 105 हमारा सिस्टोलिक होता है और 55 से 70 हमारा डायस्टोलिक होता है, दैट इज़ रेस्टिंग। ठीक, और रेस्पिरेटरी रेट होता है 20 to 30 ब्रेथ्स पर मिनट, 20 to 30 ब्रेथ्स पर मिनट। तो यहाँ आंसर हमारे पास दिया था 18 से 30। ठीक है, तो वी आर गोइंग विद दिस, क्योंकि यही एक ऑप्शन है जो हमारा 20 से 30 ब्रेथ्स पर मिनट वाला मैच कर रहा है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 3 से 6 साल का बच्चा है, 65 to 110 उसकी हार्ट रेट रहती है, 95 to 110 इज़ हिज BP, दैट इज सिस्टोलिक, और 60 से 75 डायस्टोलिक रहता है। ब्रेथ्स आर इंक्रीज, दैट इज़ 20 to 25 ब्रेथ पर मिनट 3 से 6 साल में आ जाती है। 6 से 12 साल में 60 to 95 इज़ द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर इज़ 110 मतलब नॉर्मल की रेंज में आना शुरू हो जाता है, दैट इज़ 100 to 120 सिस्टोलिक एंड 60 to 75 डायस्टोलिक। 14 से 22 उसकी ब्रेथ पर मिनट रेंज होती है रेस्पिरेटरी रेट। 12 साल से बड़ा जब बच्चा हो जाता है, जब एडोलसेंट या फिर इसमें प्यूबर्टी में आ जाता है, ठीक, तो 55 to 85 उसका हार्ट रेट हो जाता है। ब्लड प्रेशर 110 से 135 सिस्टोलिक रहेगा, 60 से 85 जो है डायस्टोलिक रहेगा, और 12 से 18 रेस्पिरेटरी रेट रहेगा। नेक्स्ट, बोन ग्राफ्ट फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पेरिडोंटली डीजेनरेटेड एरियाज कैन बी टेकन फ्रॉम वेयर? तो पेरिडोंटली डीजेनरेटेड एरियाज में हम मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी एंड ईडेंचुलस रिज जो है वहाँ से बोन ग्राफ्ट ले सकते हैं। ओके, अगर इंट्राओरल की बात कर रहे हैं तो ऑटोजेनस बोन ग्राफ्ट्स कैन बी डिराइव फ्रॉम मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी विच इज़ अ कैंसरलेस बोन, जहाँ से हम मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, एंड ऑल्सो फ्रॉम ईडेंचुलस रिजेस दैट इज ऑसिस कोएगुलम, वहाँ दोनों से हम ऑटोजेनस बोन ग्राफ्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट, अ चाइल्ड विद जनरलाइज्ड जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया कैन हैव ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट, तो उसमें क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, हेरिडेटरी फाइब्रोमेटोसिस विल बी प्रेजेंट। सेकेंड, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस कैन बी प्रेजेंट। थर्ड, ड्रग इंड्यूस्ड enlargement कैन बी प्रेजेंट। इन तीनों की वजह से हमारे पास जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया होता है, जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया। बट इफ़ द फोर्थ ऑप्शन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फोर्थ ऑप्शन, तो अगर थैलेसीमिया है पेशेंट को, तो वहाँ पे जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया नहीं होता। थैलेसीमिया के पेशेंट्स में कभी भी जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया नहीं देखा जाता। Let's go with the theory. Hereditary fibromatosis, neurofibromatosis both come with idiopathic gingival enlargement. उसका रीज़न नहीं पता अभी तक। ड्रग्स जैसे कि एंटी कन्वर्जेंट हो गए, इम्यूनोसप्रेसेंट्स हो गए, कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर हो गए, दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड टू शो जिंजाइवल एनलार्जमेंट, ठीक, जो कि हम ड्रग इंड्यूस में मान सकते हैं। सी, थैलेसीमिया में हमारे पास क्या होता है कि जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया नहीं देखा जाता, बिकॉज थैलेसीमिया इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर जो कि प्राइमरली हीमोग्लोबिन को अफेक्ट कर रहा है, हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहा है, जिससे कि क्रॉनिक अनीमिया होगा और बोन मैरो एक्सपेंशन हो जाती है। इट एक्सपैंड्स बोन मैरो, मतलब बोन ही चेंजेस करवाता है जॉस के, ठीक, जैसे कि मैक्सिलरी इनलार्जमेंट करवा देगा। मैक्सिलरी इनलार्जमेंट हो जाएगी तो प्रोट्रूजन ऑफ द टीथ हो जाएगा, रादर देन द आउटग्रोथ ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज। इट विल ओवरग्रो, बोन ही आउटग्रोथ करवाता है, सॉफ्ट टिश्यूज़ की आउटग्रोथ कम करवाता है, ठीक है। ड्रग इंड्यूस्ड स्टिमुलेशन हो सकती है फाइब्रोब्लास्ट वगैरह की, अगर हम ड्रग इंड्यूस्ड ले रहे हैं, जैसे फिनोटाइन हो गया, साइक्लोस्पोरिन हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गए, तो वो सॉफ्ट टिश्यू इनलार्जमेंट कराते हैं। बट थैलेसीमिया में जो इनलार्जमेंट अगर होती है तो दैट विल बी मोर ऑफ अ हार्ट टिश्यू इनलार्जमेंट, ठीक है। मोर ओवर इन क्रॉनिक अनीमिया देर इज़ रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि हिपोक्सिया हो गया, तो बेसिकली अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो टिश्यू प्रोलिफरेशन भी कम होगा, तो सॉफ्ट टिश्यू के पास इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती कि वो इतना प्रोलिफरेट कर पाए। तो ये भी एक रीज़न रह सकता है कि हमारे पास जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया इज़ नॉट सीन इन अनीमिया और थैलेसीमिया। टूथ नंबर 25 इज़ प्लान फॉर PFM, ठीक है। टूथ नंबर 25 हमने प्लान किया फॉर PFM आफ्टर पोस्ट एंड कोर, ठीक है, एंड क्राउन लेंथनिंग इज़ टू बी डन। क्राउन लेंथनिंग करने वाले हैं, इट इज़ अटैच्ड जिंजाइवा ऑफ 1.5 मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर का अटैच जिंजाइवा है। हाउ शुड बी द क्राउन लेंथनिंग बी डन? देखो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा जो है वो 1.5 मिलीमीटर है, ठीक। सो आंसर इसमें दिया हुआ है, दैट इज़ वी विल गो फॉर पेरिडोंटल फ्लैप एंड अपाइकल पोजिशनिंग फ्लैप, पेरिडोंटल फ्लैप एंड अपाइकल पोजिशनिंग फ्लैप, ठीक है। पेरिडोंटल फ्लैप सर्जरी एंड अपाइकल पोजिशनिंग फ्लैप कैन बी यूज टू रिमूव द पेरिडोंटल पॉकेट्स एंड टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा, ठीक है, ताकि हमें उतना अटैच जिंजाइवा चाहिए जो कि फर्म रहे, पिंक रहे या टाइटली बाउंड रहे,
मतलब ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक वाला जिंजाइवा चाहिए। फॉर प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द क्राउन देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 मिलीमीटर डिस्टेंस बिटवीन द जिंजाइवल मार्जिन and the bone crest so that the final crown can be safely placed 0.5 millimeter below the gum line। ठीक है, 0.5 मिलीमीटर बिलो द गम लाइन। और देखो ये मान लो गम लाइन है, इसके 0.5 mm नीचे हम यहाँ पे प्लेस करेंगे और ये जहाँ पे रेस्ट कर रहा है हमारा क्राउन और जो क्रेस्ट ऑफ द बोन है उसके बीच में 3 मिलीमीटर का स्पेस होना चाहिए। ठीक है, सो हेयर वी आर गोइंग टू यूज़ द अपाइकल डिस्प्लेस्ड फ्लैप, ठीक है, या फिर अपाइकल पोजीशन फ्लैप, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा सही है, 1.5 मिलीमीटर की है। ठीक है, और ये बेस्ट है फॉर क्लाउथ लेंथनिंग, ये वाला फ्लैप प्रोसीजर बेस्ट है फॉर क्लाउथ लेंथनिंग बिकॉज इट प्रिजर्व्स एंड मेंटेन्स द एडिक्वेट विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा इवन आफ्टर ट्रीटमेंट। कि गलत ऑप्शन जो है हमारे पास, हम जिंजीवेक्टोमी जिंजीवोप्लास्टी नहीं करेंगे, जिंजीवेक्टोमी भी नहीं करेंगे और जिंजीवोप्लास्टी भी नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाटर रेन डिवाइस। Water rain device, RAIN device in periodontal condition helps to do what? Water rain device helps to remove the food debris। ये आंसर है हमारे पास। Alright, there are different type of oral irrigation devices। Oral irrigation is used for prevention and treatment of periodontal disease। ठीक है, टाइप्स ओरल इरीगेशन डिवाइसेस के होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोफेशनली डिलीवर्ड इरीगेशन, या फिर सेल्फ अप्लाइड इरीगेशन, या फिर होम इरीगेशन, जिसमें क्लिनिकल आउटकम्स आर रिडक्शन ऑफ प्लाक, लूज प्लाक ओनली उनको रिड्यूस करता है, कैलकुलस, जिंजिवाइटिस, ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग डेप्थ, पेरिडोंटल पैथोजेंस, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, इनको रिमूव करने के लिए, इनको कम करने के लिए हम प्रोफेशनली अप्लाइड या फिर प्रोफेशनली डिलीवर्ड इरीगेशन देते हैं। ठीक है, दूसरे आते हैं एट होम इरीगेटर्स, जिसमें ओरल इरीगेटर आता है, डेंटल वाटर जेट इरीगेटर आता है, वाटर रेन डिवाइस आता है। अ होम केयर डिवाइस दैट यूजेस अ स्ट्रीम ऑफ पल्सेटिंग वाटर, कैसा वाटर? पल्सेटिंग वाटर, टू रिमूव द प्लाक एंड फूड डेब्रिस बिटवीन द टीथ बिलो द गम लाइन। ठीक, दिस इज द फंक्शन ऑफ डेंटल वाटर जेट, वाटर रेन डिवाइस और ओरल इरीगेटर, ये तीनों एक ही नाम है। अगर इन क्लिनिक हम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम वाटर रेन डिवाइस यूज़ नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे हम जो भी हमारे क्यूरेट्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्यूरेट्स वगैरह यूज़ करने के बाद इरिगेशन हम विद द हेल्प ऑफ सिरिंज दे सकते हैं वहाँ पे। ठीक, और वहाँ पे हम टॉक्सिन्स को रिमूव कर रहे हैं, जिंजाइवा को स्टिमुलेट कर रहे हैं, प्लाक को रिमूव कर रहे हैं, कैलकुलस को रिमूव कर रहे हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को कम कर रहे हैं जो कि प्लाक और कैलकुलस को दी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हमारे पास। स्टेटमेंट 1 इज विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा इज अ डायग्नोस्टिक मार्कर ऑफ पेरिडोंटल डिजीज। दूसरी स्टेटमेंट है कि इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द विड्थ ऑफ मार्जिनल जिंजाइवा, कि विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा जो है वो कॉरस्पॉन्ड करती है टू जस्ट ऑफ विड्थ ऑफ मार्जिनल जिंजाइवा। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत लग रही है। अब कह रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 क्यों ट्रू है? बिकॉज द विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा इन अ क्लिनिकल कंडीशन इज़ अ पैरामीटर फॉर पेरिडोंटल हेल्थ। वो पेरिडोंटल हेल्थ को डिफाइन कर रहा होता है कि कितनी विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा, तो उतने पे हम बोल सकते हैं कितनी पेरिडोंटल हेल्थ है। तो ये इनडायरेक्टली एक डायग्नोस्टिक मार्कर है फॉर पेरिडोंटल डिजीज़। ठीक है, अगर विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा बहुत ज़्यादा कम है मतलब कोई ना कोई पेरिडोंटल डिजीज़ वहाँ पे हो सकती है। It helps in treatment planning, maintaining gingival health, but itself does not diagnose the condition। ठीक है, मतलब इसमें दोनों स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकती हैं, बट इनडायरेक्टली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट जो थी वो गलत क्यों थी? बिकॉज द विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा इज द डिस्टेंस बिटवीन द म्यूको-जिंजाइवल जंक्शन एंड द प्रोजेक्शन ऑफ external surface of the bottom of gingival sulcus or periodontal pocket. It is an important clinical marker of periodontal disease. Next, an 18-year-old boy complains of pain, foul smell, bleeding from gums that started in the last weekend. What can be the diagnosis? देखो, last weekend में pain, foul smell अगर आ रही है तो that could be a differential of ANAG. Alright, acute necrotizing ulcerative gingivitis. Because ANAG lesions are characterized by sudden onset of symptoms. ठीक है, characteristic clinical symptoms including punched out crater-like depressions at the crest of interdental papilla, spontaneous gingival hemorrhage or pronounced bleeding with slightest stimulation are additional features। ठीक है, अनग में हमारे पास स्लाइटली ब्लीडिंग और प्रोबिंग में भी मतलब स्लाइटली अगर प्रोब करेंगे तो भी ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, फेटिड ऑर्डर एंड इंक्रीज्ड पेस्टी सलाइवा are also found sometimes। Okay, ANAG is a painful condition. Pain is not much associated with gingivitis or periodontitis। अगर chronic gingivitis है और chronic periodontitis है तो उसमें इतनी ज़्यादा पेन नहीं होती। Foul smell, it is a good feature of ANAG। ठीक है, and it is not seen in desquamated gingivitis। Okay, और ANAG आपके सारे एज ग्रुप्स में दिखता है।
तो इन चारों ऑप्शन में से हमारे पास जैसे जो जिंजिवाइटिस है, डी स्क्वेमेटिस जिंजिवाइटिस है, अनग है, और लास्ट रैपिडली प्रोग्रेसिंग पेरियोडोंटाइटिस है, राइट। तो इनमें से सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ऑप्शन इज़ अनग, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ग्रास्प यूज इन मैनुअल स्केलर। तो कौन कौन सी यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वी यूज़ पेन ग्रास्प ऑन मैनुअल स्केलर, देन वी यूज palm and thumb grasp in manual scaler, then we can use modified pen grasp in manual scaler, ठीक है। कौन सा नहीं कर सकते, दैट इज़ inverted pen grasp. Inverted pen grasp आज तक सुना ही नहीं मैंने, बट it cannot be used. The three type of grasp are standard pen grasp, modified pen grasp and palm and thumb grasp. Most effective and stable grasp for periodontal instruments is modified pen grasp. Okay, most effective, most stable modified pen grasp. Next question is what is true for active component and reactive component in orthodontics, ठीक है। तो active component के लिए हमारे पास there is low load deflection for active component, low load deflection, alright, और high load deflection जो होती है वो reactive के लिए होती है, high load deflection। पहले तो बात करते हैं load deflection rate क्या होता है, ठीक है। Load is the force applied, load is the force applied, deflection is how much wire will be bent or spring it's bent, ठीक है, कितना वो अपने नॉर्मल स्टेट से डिफ्लेक्ट हो गई है, उसको बोलते हैं लोड डिफ्लेक्शन। हाउ मच द फोर्स इंक्रीजेज व्हेन द वायर इज बेंट, दैट इज नोन एज लोड डिफ्लेक्शन रेट, ठीक है। अगर ये जेंटल होगा तो देर विल बी अ कॉन्टिन्यूस फोर्स, मतलब एक्टिव कंपोनेंट में हमारे पास कॉन्टिन्यूस फोर्स लगती है। अगर हाई रहेगा, हाई डिफ्लेक्शन रेट रहेगा तो सडन और स्ट्रॉन्ग फोर्स लगती है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है। एक्टिव कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस दैट डायरेक्टली मूव्स द टीथ, जैसे कि स्प्रिंग हो गया, बोज हो गई, लेबिल बो होगी, फिंगर स्प्रिंग हो गया। तो इसमें हमारे पास लो डिफ्लेक्शन रेट चाहिए, हमें लो डिफ्लेक्शन रेट चाहिए ताकि हमारी जो है कंटिन्यूस एक फोर्स लगी रहे, लाइट कंटिन्यूस फोर्स लगी रहे, लॉन्ग रेंज ऑफ एक्शन रहे, और फिजियोलॉजिकली जो हमारे पास 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है कैपिलरी प्रेशर उसको एक्सीड ना करे, पेन भी ना हो, टिश्यू डैमेज ना हो, और फाइनली एंकालोसिस से बचाए, ठीक है। दूसरी बात आती है रिएक्टिव कंपोनेंट के बारे में। रिएक्टिव कंपोनेंट हमारे पास वो होते हैं जो कि मूव नहीं करवाते दांत को, लेकिन सपोर्ट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं और स्टेबलाइज करते हैं जो भी हमारा दांत है उसको, जैसे कि क्लैस्प हो गए, एक्राइलिक बेस प्लेट हो गई, एंकरेज यूनिट्स जो हो गई, इनको हम कहते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट, जो कि हमारे एक्टिव के उल्टा चल रहे हैं, ठीक। अब रिएक्टिव कंपोनेंट में हमारे पास हाई लोड डिफ्लेक्शन रेट चाहिए होता है, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं हम, उसको एज अ सपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, उसमें मिनिमल बेंडिंग करते हैं, ठीक है। और इट विल सप्लाई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू द फोर्स प्रोवाइडेड, ठीक है, एंड इट विल प्रोवाइड एंकरेज एंड स्टेबिलिटी, द रिएक्टिव कंपोनेंट। डिफरेंस बिटवीन इंसाइजर पोजीशन ऑफ क्लास 2 div 1 क्लास 2 div 2 कैन बी ड्यू टू, तो आंसर जो है दैट इज़ अपाइकल बेस प्लेसमेंट। 4 ऑप्शन दिए हमारे पास, लिप एंड लिप, इट्स एक्टिविटी, अपाइकल बेस प्लेसमेंट, चाइल्डहुड न्यूट्रिशनल हैबिट्स और थंग सकिंग। तो इनमें से जो रीज़न है क्लास 2 div 1 और क्लास 2 div 2 की इंसाइजर पोजीशन में जो डिफरेंस आता है वो अपाइकल बेस कैसा प्लेस्ड है उसके बेसिस पर आता है, ठीक है, कि ये जो एल्वियोलर बोन पे या फिर अपाइकली बेस जो है वो किस तरह से प्लेस हो रहा है उसके बेसिस पे आता है। अब एंगल्स क्लासिफिकेशन 1899 हमें पता है कैसे दिखती है। इसमें मीजियो बक्कल कस्प जो है मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर का, वो मीजियो बक्कल फॉसा के अंदर जाता है, कस्प फॉसा रिलेशनशिप सही बनता है, ठीक है, और मैंडिबुलर मोलर आगे होगा। क्लास 2 ऐसा होता है एकदम, ठीक। और इसमें अगर div 1 है हमारे पास, div 1 में दांत बाहर को निकले होते हैं, 1 नंबरी दांत बाहर, ठीक। div 2 2 नंबरी लोगों के दांत अंदर, ठीक, 2 नंबरी मतलब चालाक लोग दांत अंदर, ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं। क्लास 2 div 2, क्लास 3 में तो हमारा मैंडिबल आगे चला गया होता है, राइट। अब क्लास 2 div 1 और div 2 के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। अपर इंसाइजर्स आर प्रोक्लाइंड इन क्लास 2 div 1, प्रोक्लाइंड आगे को निकलोगे, ओवरजेट ओवरवाइट इंक्रीज कर जाएगी, वी शेप आर्च होगी, नैरो आर्च होगी, ब्रॉड बिटवीन मोलर्स, देयर इज अ ब्रॉड डिस्टेंस बिटवीन मोलर्स, बट बाकी आगे की तरफ आते आते आर्च होगी वो वी शेप्ड हो जाएगी। शॉर्टर अपर लिप होगा, फेलियर इन एंटीरियर लिप क्लोजर, क्योंकि दांत बाहर को निकले हैं तो अपर लिप शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब शॉर्टर अपर लिप होगा, फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ द अपर लिप रहेगा। क्लास 2 div 2, div 2 में अपर सेंट्रल इंसाइजर शो लिंगुअल इंक्लिनेशन एंड मे बी ओवरलैप्ड बाय अपर लेटरल इंसाइजर्स, ठीक, कभी कभार ओवरलैपिंग हो सकती है। डीप ओवरवाइट होती है, ब्रॉड यूजली आर्च जो है ब्रॉड रहती है, और डीप मेंटल ग्रूव होता है। व्हाट इज डीप? मेंटल ग्रूव इज डीप।
Let's go with the theory. The etiology of class 2 DIV2 is generally believed to be genetic and familial occurrence has been documented in several cases of twins and triplets. Some authors consider the factors such as high lip line, hyperactive lip and hyperactive mentalis muscle and increased masticatory forces to be of importance. Others test on morphologic and growth factors such as upright incisor position, small tooth size, increased column angle and थिन इंसाइजर्स विथ स्मॉल ट्यूबरकुला. यहाँ डिक्रीज्ड वर्टिकल जॉ हो जाता है. जॉ की डेवलपमेंट जो होती है वर्टिकली वो डिक्रीज हो जाती है. एंड देर इज़ ओवर डेवलपमेंट ऑफ इंटर इंसाइजल बोन और अपर एल्वियोलर प्रोसेस, उसकी ओवर डेवलपमेंट हो जाती है अपर एल्वियोलर प्रोसेस की. एंड देर इज़ अ एंटीरियर रोटेशन ऑफ द मैंडिबल. Anteriorly, the mandible will rotate. However, in the present study, it was noted that absolute vertical position of upper and lower lips in the twins were identical. This finding suggests that not primarily the lip position is responsible for difference in incisor inclination, but rather than the position of incisor itself. कह रहा है कि lip position के ऊपर डिपेंड नहीं करता इंसाइजर की पोजीशन. ये अब नई स्टडीज़ में देखा गया. लेकिन इंसाइजर की पोजीशन पे लिप कहाँ पर मतलब इंसाइजर कैसा प्लेस्ड है पहले से दांत के अंदर एल्वियोलर प्रोसेस के अंदर, या एल्वियोलस ओवर डेवलप्ड है नहीं है, उसके बेसिस पे लिप की जो पोजीशन है वो डिपेंड करती है. नेक्स्ट, लेस बैक ऑफ कैनाइन इन प्री एडजस्टेड एजवाइज अप्लायंस कैन बी इग्नोर्ड इफ. तो आंसर इज इफ द कैनाइन इज अपराइट then only we can ignore the lace back of canine in pre-adjusted advised appliance. lace back का मतलब क्या होता है? lace back का मतलब है कि हम एक मोलर से कैनाइन की तरफ एक वायर टाई कर रहे हैं. ठीक है, वायर टाई कर रहे हैं, ब्रैकेट से वायर टाई कर रहे हैं. ठीक है, बेसिकली हम कैनाइन पे स्मॉल डिस्टल फोर्स लगा रहे हैं, लाइट डिस्टल फोर्स लगा रहे हैं फॉर इनिशियल लेवलिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ कैनाइन. ठीक है, पर्पस क्या है इसमें? टू कंट्रोल एंड रिट्रैक्ट द कैनाइन एंड प्रिवेंट्स इज फॉरवर्ड टिपिंग एंड टू मेंटेन द एंकरेज ऑफ द कैनाइन. ठीक, अब क्लिनिकल रूल क्या है कि इफ़ द कैनाइन इज ऑलरेडी अपराइट, अगर कैनाइन पहले ही वेल पोजिशनड है तो लेस बैक को रिक्वायर्ड नहीं रहता है. अगर पहले ही चीज़ पोजीशन में आ रही है तो उसको क्यों लेस बैक करना है जानबूझ के. ठीक है, इन एजवाइस ये हम 0.02 to 0.28 स्लॉट में इसको हॉरिजॉन्टली ओरिएंट करते हैं. फिर उसके बाद आर्च वायर को रोटेट करते हैं, ऐसा रिबन अप्लायंस लगाते हैं, एक्सीलेंट कंट्रोल एंड ग्राउंड पोजीशन इन ऑल 3 प्लेन्स. ठीक है, ये चीज़ होती है लेस बैक वाली जो वायरिंग है. ये एजवाइज वायरिंग है टोटल, और इसमें जो अगर हम मोलर से कैनाइन की तरफ जो लगाएंगे इसको ओरिएंट करने के लिए तो वी विल गिव अ लेस बैक. ठीक, सी लेस बैक्स आर 0.010 या फिर 0.009 mm लाइगेचर वायर्स विच एक्सटेंड फ्रॉम द मोस्ट डिस्टल मोलर. ठीक है, उसके ऊपर जो बैंड लगा है उसके इसके यहाँ से लेकर हम कैनाइन तक एक ये वाली वायर यूज़ करते हैं. दे रिस्ट्रिक्ट द कैनाइन क्राउन्स फ्रॉम टिपिंग फॉरवर्ड ड्यूरिंग लेवलिंग एंड अलाइनिंग. They are mainly used in premolar extraction cases, but they may also be required in some non-extraction cases where there is a local threat to anchorage. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द रूट ऑफ द कैनाइन इज मीजली प्लेस्ड, अगर रूट ऑफ कैनाइन जो है वो मीजली प्लेस्ड है तो कैनाइन थोड़ा सा बाहर को टिप करेगा. दिस विल इफेक्टिवली इंक्रीज द टिप इन द कैनाइन. तो ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, ये लेस बैक लगा के ब्रैकेट की हेल्प से इस कैनाइन को इसकी अलाइनमेंट में लेके आते हैं, और उसके बाद ये एक एंकरेज की तरह भी यूज़ हो सकता है क्योंकि इसकी सबसे लंबी रूट होती है. ठीक है, और एंकरेज अभी हम किससे यूज़ कर रहे हैं? मोलर से यूज़ कर रहे हैं, जो सबसे डिस्टल मोस्ट मोलर होता है. नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ रोटेशन फॉर अ पेरिडोंटल वीक टूथ इट शिफ्ट्स टू. जो पेरिडोंटल वीक टूथ है वहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो अपाइकली चली जाती है क्योंकि बोन जो है उसकी रूट को तोड़ रहा है या फिर बोन छोड़ देता है उसकी रूट को. See, the center of resistance of tooth is variable. It depends on the root morphology, number of roots, level of the alveolar bone support and root length. Therefore, center of resistance sometimes changes with the root resorption or due to loss of alveolar support because of periodontal disease. For example, in the case of alveolar support, the point moves apically. Next question, what is the center of rotation for bodily movement? देखो, center of rotation for bodily movement is infinity. Alright, it's a straight away question, straight away answer, it is infinity. ये एक टेबल है जिसमें लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ रोटेशन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूथ मूवमेंट जो है शो किया गया है. सबसे पहले अगर अनकंट्रोल टिपिंग है तो देयर विल द सेंटर ऑफ रोटेशन विल बी बिटवीन सेंटर ऑफ रेजिस्टेंट एंड एपेक्स. अनकंट्रोल टिपिंग में सेंटर ऑफ रोटेशन इज बिटवीन सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस एंड एपेक्स. कंट्रोल टिपिंग के अंदर जो सेंटर ऑफ रोटेशन है दैट इज एट रूट एपेक्स, रूट एपेक्स पे होता है. बॉडीली मूवमेंट के लिए इट इज़ एट इन्फिनिटी क्योंकि हमें पूरे दांत को ही पीछे उसी एक्सिस में पीछे मूव करना है.
रूट मूवमेंट के लिए इट इज़ एट द इंसाइजर एज, सेंटर ऑफ रोटेशन। रूट को मूव करना है तो इंसाइजर पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो रूट ऑटोमेटिकली एक आर्क में घूम जाएगी। रोटेशन के लिए अगर दांत को पूरा रोटेट करना है तो नो नेट फोर्स एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ रोटेशन। सिर्फ अगर दांत को हम उसकी एक्सिस में रोटेट कर रहे हैं, अगर मान लो ये आर्च है और ये वाला दांत बाहर को निकला हुआ, इसको बस रोटेट करके ऐसे लेके आना है, तो यहाँ पे कोई भी नेट फोर्स नहीं लगती सेंटर ऑफ इस पे रोटेशन पे। नेक्स्ट, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन कर्व ऑफ अ TMA क्लोजली रिजेंबल्स विच वायर? तो आंसर इज कॉपर नाइटाई वायर। यहाँ पे TMA का मतलब होता है टाइटेनियम मॉलिब्डेनम अलॉय, ठीक है, और इसको बीटा टाइटेनियम अलॉय भी बोलते हैं, और ये बेसिकली ऑर्थोडोंटिक वायर्स और बायोमेडिकल एप्लीकेशन ही इसकी ज़्यादातर, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ TMA में सबसे ज़्यादा हमारे पास टाइटेनियम होता है, मॉलिब्डेनम होता है 11.5%, ठीक। उसके बाद 6% जिरकोनियम आ जाता है। उसके बाद जो टिन है दैट इज़ 4.5%, ये जो क्लासिकली यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन द लेट 1980s न्यू निकल टाइटेनियम वायर्स एंड ऑस्टेंटिटिक ग्रेन स्ट्रक्चर ए नाइटाई अपीयर्ड। दीज वायर्स वर सेंटिनॉल, ये इनके ब्रांड नेम थे, सेंटिनॉल और GAC। इनको मैच करने वाले, इनकी जो प्रॉपर्टी सेम जो मैच करने वाले दैट वाज कॉपर नाइटाई। उसका ब्रांड नेम तो था और मको था या फिर सिबरॉन था, एंड सेवरल अदर ट्रेड नेम्स फ्रॉम एग्जिबिट सप्लायर्स। और ये एग्जिबिट करते थे सुपर इलास्टिसिटी टू वेरियस डिग्रीज ऑफ मेमोरी इन शेप्स, ठीक। मतलब दो चीज़ें एग्जिबिट कर रहे थे, एक सुपर इलास्टिसिटी और एक मेमोरी, शेप मेमोरी। नेक्स्ट, इन बजॉर्क टाइप टू फॉरवर्ड रोटेशन द क्वेश्चन इज द सेंटर ऑफ रोटेशन इज प्रेजेंट एट, तो आंसर है हमारे पास द सेंटर ऑफ रोटेशन इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ मैंडिबुलर इंसाइजर्स। पहले बजॉर्क 2 होता क्या है? बजॉर्क 2 में हमारे पास जो सेंटर ऑफ रोटेशन होती है दैट इज लोकेटेड एट द इंसाइजल एजेस of the lower anterior teeth. This occurs when the posterior face height increases disproportionately in relation to anterior face height. मतलब posteriorly जो face है वो ज़्यादा grow कर गया है rather than anterior growth के, ठीक है। दोनों synchronized growth नहीं show करा, पीछे वाला ज़्यादा grow कर गया, आगे वाला कम grow करा। This may occur due to 2 conditions, ठीक है। First is inferior relocation of the middle cranial fossa and second is disproportionate increase in the ramus height। मतलब दोनों ही एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हैं। दूसरे में डिस्प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो गया रैमस की हाइट का, और पहले वाले में हमारा क्रेनियल फॉसा ही नीचे आ गया। ऑल्टरनेटिवली कंडीशंस एसोसिएटेड विद द लैक ऑफ टूथ इरप्शन लाइक प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन मे लीड टू सेसेशन ऑफ पोस्टीरियर टूथ कॉन्टैक्ट। प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन एक रेयर इरप्शन डिसऑर्डर होता है जहाँ पे दांत जो है वो इरप्ट ही नहीं करते इनटू द ओरल कैविटी डिस्पाइट हैविंग अ क्लियर पाथ। द फेलियर इज़ ड्यू टू द डिफेक्ट इन इरप्शन मैकेनिज्म इटसेल्फ। कोई फिजिकल ब्लॉकेड नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। ना ही कोई दांत एंकालॉस होगा, ना ही, और सब कुछ नॉर्मल होगा, रूट फॉर्मेशन नॉर्मल होगी, एंकालॉसिस नहीं होगी, नॉर्मल पाथ होगा, लेकिन दांत इरप्ट ही नहीं कर रहे होंगे। दैट इज़ नोन एज अ प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन। कॉमनली पोस्टीरियर टीथ में देखा जाता है और मल्टीपल टीथ को अफेक्ट करता है, ठीक है। दीज टीथ डू नॉट रिस्पॉन्ड टू ऑर्थोडोंटिक फोर्स एंड मे बिकम एंकालॉस लेटर ऑन लाइफ। ये प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन पीछे वाले दांतों में हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जितना भी फोर्स है वो आगे वाले दांत मिल जाएंगे, क्योंकि पीछे दांत ही नहीं तो चबाएगा कैसे बंदा। तो इसकी वजह से मैंडिबल आगे को रोटेट होगी, आगे को ज़्यादा क्लोज होगी। दैट इज़ नोन एज बजॉर्क टाइप 2 फॉरवर्ड रोटेशन, ठीक है। दिस कॉजेज एंटीरियर टीथ टू वेयर अवे ड्यू टू एक्सेसिव लोडिंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फोर्स ले रहे हैं, दस रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ एंटीरियर फेस हाइट एंड अ फॉरवर्ड रोटेशन ऑफ मैंडिबल। समझ आ गया? क्योंकि आगे वाले दांत भी तो घिसते जाएंगे, उनका यूज़ होता जाएगा, पीछे दांत है नहीं, तो अब मैंडिबल को हमें ज़्यादा क्लोज करना पड़ेगा। दिस इज़ नोन एज बजॉर्क टाइप 2 फॉरवर्ड रोटेशन, जिसमें मैंडिबल रोटेट हो जा रही है, आगे को ज़्यादा रोटेट होकर अंदर जा रही है। नेक्स्ट, आफ्टर RME द स्पॉन्टेनियस डायस्टेमा क्लोजर इज ड्यू टू, द आंसर इज सुप्राक्रेस्टल फाइबर्स, ठीक है। सुप्राक्रेस्टल फाइबर्स को यूज़ करके वी विल क्लोज द डायस्टेमा। जो RME होता है दैट इज़ रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन। तो the most common dentoalveolar changes after rapid maxillary expansion include appearance of midline diastema. This is a transient change and the crowns of the incisors converged late in the treatment due to the pull of gingival fibers and some amount of relapses there. कौन से fibers की बात हो रही है? Supracrestal gingival fibers की बात हो रही है। There is increased buccal inclination and the extrusion of posterior teeth. बक्कल इंक्लिनेशन इंक्रीज कर जाती है और जो एक्सट्रूजन है पोस्टीरियर टीथ की वो इंक्रीज कर जाती है। द चेंज इन द एक्सियल इंक्लिनेशन में बी ड्यू टू द एल्वियोलर बोन बेंडिंग एंड बक्कल टिपिंग ऑफ द टीथ, ठीक है। द बक्कल मूवमेंट ऑफ द पोस्टीरियर टीथ समटाइम्स मे शो
रिजल्ट इन रूट रिजॉर्प्शन। बकल मूवमेंट जब पोस्टीरियर टीथ कराते हैं तो वहाँ पे एक रूट रिजॉर्प्शन हो सकती है। द पैलेटल म्यूकोपेरियोस्टम इज स्ट्रेच्ड whose contraction after expansion may result in relapse। पैलेटल म्यूकोपेरियोस्टम एक्सपैंड कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है जब हम एक्सपैंडर यूज़ कर रहे हैं या फिर मैक्सिलरी एक्सपेंशन कर रहे हैं। जब मैक्सिलरी एक्सपेंशन का अप्लाई हम पहनना बंद कर देंगे तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन होगी, रिलैप्स होगा, जिसकी वजह से हमारे पास फाइनली पूरी आर्च में रिलैप्स की चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी। एंड दिस इज ड्यू टू सुप्राक्रेस्टल फाइबर्स, ना ही ऑब्लिक फाइबर्स। ऑब्लिक फाइबर भी गलत ऑप्शन है, शार्पीज फाइबर भी गलत ऑप्शन है, और हॉरिजॉन्टल फाइबर से इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट सेल्फ थ्रेडिंग पिन फॉर अमालगम, उसकी डेप्थ कितनी होती है ये पूछ रहा है। द आंसर इज 2 मिलीमीटर। ठीक है, 2 मिलीमीटर तक गाइडलाइन है कि उतनी हम डेप्थ दे सकते हैं। द डेप्थ ऑफ पिन होल इट वेरीज फ्रॉम 1.3 टू 1.5 मिलीमीटर। ठीक है, अ जनरल गाइडलाइन फॉर पिन होल इज 2 मिलीमीटर, दैट इज थ्योरी। देखो, सेल्फ थ्रेडिंग पिन्स को हम डायरेक्ट डेंटिन में डालते हैं, डायरेक्ट डेंटिन तक जाते हैं, लेकिन हम पल्प से उसको 0.5 टू 1 mm तक का डिफरेंस देते ही देते हैं। नेवर इनटू पल्प, दिस इज नेवर पुट डायरेक्टली इनटू पल्प। इट्स अ सेकेंडरी मेथड ऑफ रिटेंशन। सबसे पहले हम साउंड डेंटिन के अंदर लोकेशन ढूंढेंगे कि हमने कहाँ पे पिन डालनी है। इनामल के मार्जिन्स को अवॉइड करते हैं और पल्प चैम्बर को अवॉइड करते हैं। ठीक है, 0.5 टू 1 mm डिस्टेंस हमारे को पल्प के चैम्बर से बना के रखना है। ठीक, उस साइड को मार्क कर लिया, फिर उसके बाद उसको मार्क करके हम स्मॉल राउंड बोर या फिर प्रोब से एग्जैक्ट लोकेशन पे वहाँ पे बिल्कुल छोटा सा होल करेंगे। ठीक है, कुछ क्लिनिशियंस होल करते हैं, कुछ क्लिनिशियंस होल नहीं करते, क्योंकि सेल्फ थ्रेडिंग है तो उसको टाइट करते जाएंगे पेचकस से, तो वो खुद उसके अंदर थ्रेड अप हो जाती है। ठीक है, और फिर परपेंडिकुलरली होल्ड करेंगे कैविटी के ऊपर जहाँ पे भी हमने उसको रखा हुआ है। फिर स्लो स्पीड हैंड पीस से लाइट प्रेशर से पल्प के वो जो डेंटिन है उसके अंदर उसको सेल्फ थ्रेडिंग पिन को हम डाल देंगे, लेकिन पल्प तक वो नहीं पहुंचनी चाहिए। पल्प जो पल्प चैम्बर है या फिर पल्प फ्लोर है उससे हमारे पास 0.5 टू 1 mm का डेप्थ बचा होना चाहिए। ठीक है, इंश्योर दैट इट पेनिट्रेट्स अप टू 2 mm, लगभग 2 mm तक जानी चाहिए अंदर, बट इट शुड स्टे एट लीस्ट 0.5 टू 1 mm अवे फ्रॉम द पल्प। ये बार बार दिया हुआ है। उसके बाद पिन हेड को काट दिया जाता है, कुछ जो पिन्स होती हैं जो प्रोट्रूड कर रही होती हैं उनको रहने दिया जाता है, ट्रिम कर दिया जाता है या तो, और उसके बाद उसके ऊपर अमालगम की फिलिंग जो है वो कर दी जाती है, कंडेंस अमालगम उसके ऊपर डाल दिया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ नॉट एन आइडियल रिक्वायरमेंट फॉर अ वार्निश। नॉट एन आइडियल रिक्वायरमेंट इज 4 ऑप्शन में से जो गलत है, उसमें लिखा होगा कि हाई वर्किंग pH होनी चाहिए, लेकिन pH जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए उसकी। अगर इस स्टेटमेंट को हम सही लिख के देखें तो pH शुड बी इन द रेंज ऑफ 7.2 टू 7.4, ताकि वो ओरल कैविटी के अंदर ढंग से काम कर सके। हाई pH होगी तो फिर दोनों साइड पे अगर अल्कलाइन होगा या एसिडिक होगा तो वो माउथ में अल्सर्स या ब्लिस्टर बना देगा। ठीक है, सो requirements of an ideal remineralizing material or a varnish should be, first, it should diffuse into the subsurface level and deliver calcium and phosphate into the subsurface level। जो दांत का subsurface level है उसमें इसकी penetration या diffusion ability होनी चाहिए। Second, it should not deliver excess of calcium। excess of calcium deliver नहीं करना है इसने। Third, it does not favor calculus formation। क्यों कैल्शियम एक्सेस डिलीवर नहीं करना, ताकि कैलकुलस की फॉर्मेशन कम से कम हो। फोर्थ, इट शुड वर्क एट एन स्लाइटली एसिडिक pH, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं बट स्लाइटली एसिडिक। 7 से थोड़ा सा नीचे तक आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए pH में। ठीक है, इट शुड वर्क इन ज़ेरोस्टोमिक पेशेंट्स, जिनमें थूक बिल्कुल कम है, वहाँ पे भी काम करना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड बूस्ट द रीमिनरलाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सलाइवा बाय डिलीवरिंग कैल्शियम एंड फॉस्फेट। एंड 7th इज फॉर नोवल मटेरियल इट शोज अ बेनिफिट ओवर फ्लोराइड। ठीक है, इट शुड शो अ मच मोर बेनिफिट ओवर फ्लोराइड। एक और रीज़न भी होता है कि कैल्शियम ज़्यादा क्यों नहीं उसने डिपॉजिट करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा कैल्शियम रिलीज़ करेगा तो कैल्शियम के साथ फ्लोराइड मिलके एक अलग चीज़ बना देता है। कैल्शियम फ्लोराइड का अपना ही कम्प्लेक्स बना लेगा और दांतों को कुछ नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ वाई इट शुड डिलीवर द कैल्शियम इन अप्रोप्रिएट अमाउंट्स ओनली। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ रेजिस्टेंस फॉर्म ऑफ कैविटी प्रिपरेशन। रेजिस्टेंस फॉर्म मतलब जो फिलिंग को निकलने से रोकेगा। ठीक है, तो पहली हमारे पास डवटेल प्रिपरेशन, अगर डवटेल दे रहे हैं तो वो दैट इज़ द रेजिस्टेंस फॉर्म। सेकंड इज डायरेक्शन ऑफ ऑक्लूजल ट्रेसेस विल बी एडजस्टेड बाय द डवटेल। थर्ड इज जो बॉक्स शेप होती है कैविटी, जिसका रिलेटिवली फ्लैट फ्लोर होता है, मतलब बॉक्स शेप कैविटी है, तो यहाँ से भी रेजिस्टेंस मिलेगी, यहाँ से भी रेजिस्टेंस मिलेगी। और अगर इसको हम 90 डिग्री नहीं रखते हैं, ठीक है, तब भी रेजिस्टेंस रहेगी।
ठीक है। बट द आउटलाइन फॉर्म फॉर अ कंजर्वेशन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम कंजर्वेटिव कैविटी काट रहे हैं, दैट इज ओनली द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द टूथ इज रिमूव्ड, वहाँ पे हम ये चीज़ें नहीं रखते, ठीक है। अगर मान लो ये दांत है हमारा, तो हम इतनी सी कैविटी है, तो इसमें हम पूरा बॉक्स नहीं काट रहे, ठीक। वी आर गोइंग फॉर दिस, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो ऐसी हो कैविटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं बन पाती अगर आउटलाइन फॉर्म हम कंजर्वेटिवली काट रहे हैं, सो वी कैन नॉट कॉल दैट एज अ रेजिस्टेंट फॉर्म फॉर अ कैविटी प्रिपरेशन, सो दिस ऑप्शन इज ruled out as the answer, ठीक है। In class 2 preparations involving only one of the two proximal surfaces, class 2 preparation की बात कर रहा है, अगर मान लो ये दांत है तो this is the class 2 we have, ठीक है। If this preparation is going, then dovetail may aid in preventing the tipping of the restoration by occlusal forces, ठीक। लेकिन अगर हमने कंजर्वेटिव कैविटी काटी है तो वहाँ पे दिक्कत होगी, ठीक है। That is not the resistance form. Conservative cavity cannot give you a resistance form in all the conditions, okay. Next, maximum concentration of chlorhexidine is in which varnish? सबसे ज़्यादा किसकी क्लोरहेक्सिडीन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है? 4 ऑप्शन है, बायोक, प्रिवोरा, सर्विटेक और लास्ट इज EC40। तो ब्रांड नेम दिए हुए हैं, तो यहाँ पे EC40 की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद आता है बायोसी की। EC40 में हमारे पास 35% जो है वो क्लोरहेक्सिडीन डाला होता है, EC40। बायो सी इसके अंदर होता है 20%, बायो ओ से याद रखना, दैट इज़ 20%, ठीक। क्लोरोजोइन और प्रिवोरा, क्लोरोजोइन या प्रिवोरा में 10% होता है, एंड सर्विटेक इट इज़ ओनली 1% क्लोरहेक्सिडीन, ठीक। नेक्स्ट, द ओवर प्रिपरेशन ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ अ कर्व्ड रूट कैनाल विद इनफ्लेक्सिबल फाइल विल लीड टू, अब देखो इनफ्लेक्सिबल फाइल है तो वो ज़्यादा स्ट्रेट फोर्सेस लगाएगी, तो दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ लेज, ऑलराइट। लेजिंग ऑफ अ रूट कैनाल दैट मे रिजल्ट ड्यू टू द प्रिपरेशन विद इनफ्लेक्सिबल फाइल्स, दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स विद अ शार्प इनफ्लेक्सिबल कटिंग टिप, पर्टिकुलरली व्हेन यूज्ड इन अ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में अगर आप एक नट भी डालोगे तो वो भी छेद कर देगा, ठीक है। तो अगर इनफ्लेक्सिबल फाइल डाल रहे हो तो वो भी लेज बनाने की ताकत रखता है। द लेज विल बी फाउंड ऑन द आउटर साइड ऑफ द कर्वेचर ऑफ द प्लेटफॉर्म। मान लो ये हमारे पास रूट कैनाल है, ठीक, रूट की कैनाल ये है, ऑलराइट। तो अगर हमने इनफ्लेक्सिबल फाइल यूज़ की है, दिस इज़ द फाइल, सो इट विल फॉर्म अ लेज हियर। तो ये आउटर सरफेस जो है, जो कैनाल इसका रूट का आउटर सरफेस जो है, उसके ऊपर एक लेज बना हुआ मिलेगा। एंड लेज इन एक्सट्रीम कंडीशंस, मतलब लेज को आप नहीं ठीक कर रहे हो, उसको बनाए जा रहे हो, दैट विल लीड टू परफोरेशन। नेक्स्ट, टेम्परेरी क्राउन आफ्टर टूथ प्रिपरेशन इज प्राइमरली गिवन फॉर व्हाट? तो टेम्परेरी क्राउन इज गिवन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द प्रिपेयर्ड डेंटिन, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, और जो हमने क्राउन कटिंग करी है उसकी प्रोटेक्शन के लिए टेम्परेरी क्राउन दिया जाता है। द टेम्परेरी क्राउन और रेस्टोरेशंस दे प्रोटेक्ट द पल्प डेंटिन कम्प्लेक्स इन वाइटल टीथ एंड दस मेंटेन्स द पोजीशन ऑफ प्रिपेयर्ड टूथ इन द आर्च and thus protects the soft tissues and the adjacent prepared areas that are prepared during the crown cutting procedures. Next, a recent porcelain veneer shade is not matching the tooth, adjacent tooth. What may be the reason? देखो, शेड मैचिंग अगर आपने बहुत ज़्यादा सनलाइट में करी है या फिर चेयर लाइट पे करी है, मतलब आपने ऐसी लाइट में करी है जहाँ पे नॉर्मल लाइट से ज़्यादा लाइट थी, ठीक है, या वेरिएबल लाइट थी, तो वहाँ पे शेड मैचिंग की दिक्कत आ सकती है। So a light source that is suitable for visual shade selection should have a correlated color temperature of a slightly outcast sky at noon. दोपहर को जैसा टेम्परेचर होता है उस हिसाब, जैसा लाइट का टेम्परेचर होता है उतने पे हमें शेड सिलेक्शन करना होता है, दैट इज़ 5500 केल्विन, ठीक। Although the daylight is initially thought to be an ideal source for color matching, it is no longer recommended. Given its inconsistent color characteristic, डेलाइट हर अलग अलग जगह के लिए वेरी करती है, तो इसलिए उसको रेकमेंड नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, द करंट टेम्परेचर ऑफ डेलाइट इट वेरीज फ्रॉम 1000 केल्विन टू 20,000 केल्विन, ठीक है। सनसेट के टाइम 1000 केल्विन हो जाती है और जब ब्लू स्काई होता है तो 20,000 केल्विन तक होती है। तो ये स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ज़्यादा है, तो वो रिलेटिवली आपका कलर जो है शेड है उसको चेंज कर सकता है, उसकी मैचिंग जो है उसमें दिक्कत ला सकता है, ठीक है। इसीलिए द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द डे लाइट ऑल्सो फ्लक्चुएट्स ड्यूरिंग द डे, अगर क्लाउड आ गए तब भी फ्लक्चुएट कर रहा है। इन समरी, अ फुल बैलेंस लाइट दैट इज रिकमेंडेड, दैट इज 5500 केल्विन बैलेंस लाइट, दैट इज द करेक्ट कलर टेम्परेचर with the CRI of more than 90
and with the intensity between 150 and 300 FC is considered as best for matching the color. For implant placement in the posterior mandible, what is not true? देखो posterior mandible के लिए bone height above the neurovascular bundle is important, bone width is important for choosing the implant size, and bone quality is important. ये तीनों चीज़ें true हैं, ठीक है. कौन सी चीज़ गलत है, जो ऑप्शन गलत है, दैट इज बोन हाइट बीनीथ न्यूरोवैस्कुलर बंडल इज इंपॉर्टेंट. न्यूरोवैस्कुलर बंडल के नीचे हमने क्या करना है, जो इम्प्लांट है वो न्यूरोवैस्कुलर बंडल के ऊपर ही आएगा. तो न्यूरोवैस्कुलर बंडल के ऊपर जो बोन हाइट है वो इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास, लगभग 1 mm 0.5 to 1 mm हमें जो भी हमारा वाइटल स्ट्रक्चर है उससे छोड़ना है. द हाइट ऑफ द अवेलेबल बोन इज मेजर्ड फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ एडेंचुलस रिज, ये क्रेस्ट ऑफ एडेंचुलस रिज से टू द अपोजिंग लैंडमार्क, जो भी लैंडमार्क अपोज कर रहा है. जैसे यहाँ पे आ गया हमारे पास दिस मैंडिबुलर कनाल, ठीक, यहाँ पे मैंडिबुलर फोरामेन आ गया ई साइड पे, ठीक. सो दिस इज द बोन हाइट. द फ्लोर ऑफ नेयर्स इज ए, मतलब फ्लोर ऑफ नेयर्स से हम यहाँ पे मैग्जिला में करते हैं, एंटीरियर मैग्जिला में. बी हमारे पास मैग्जिलरी साइनस से कितना दूर है वो हम एंटीरियर में करते हैं. सी हमारे पास ट्यूबरोसिटी से कितना दूर है, ट्यूबरोसिटी कितनी मोटी है, वो नीचे साइनस कितनी दूर है वो चेक कर रहे हैं. फिर उसके बाद मैंडिबुलर कैनाइन रीजन में, दिस इज डी, मैंडिबुलर कैनाइन रीजन में, ठीक. उसके बाद एंटीरियर मैंडिबल बोन अबव द इंफीरियर मैंडिबुलर कैनाल कैसे कैसे मेजर करते हैं वो सब लिखा हुआ है. क्राइटेरिया फॉर इम्प्लांट साइड बोन, फर्स्ट इज एडिक्वेट हाइट एज डिस्क्राइब्ड इन द इमेज बिलो, विड्थ ऑफ द बोन अवेलेबल इन रूट फॉर्म इम्प्लांट्स. कौन से इम्प्लांट, रूट फॉर्म इम्प्लांट विद द क्रेस्टल डायमीटर ऑफ 4 millimeter, क्रेस्टल डायमीटर ऑफ 4 millimeter usually require more than 6 millimeter of bone width to ensure sufficient bone thickness and blood supply around the implant for predictable survival. ठीक. द स्ट्रेंथ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बोन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. जो हमारे पास एंटीरियर मैंडिबल होती है वो D1 से बनी होती है, पोस्टीरियर मैंडिबल विद D2, एंटीरियर मैग्जिला विद D3 एंड पोस्टीरियर मैग्जिला विद D4. मतलब ये डेंसिटी है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा एंटीरियर मैंडिबल की होगी, फिर पोस्टीरियर मैंडिबल, देन एंटीरियर मैग्जिला, देन हमारे पास लास्ट में आती है पोस्टीरियर मैग्जिला. ये डेंसिटी के बेस पे भी डिपेंड करता है कि इम्प्लांट की स्ट्रेंथ कितनी रहेगी. और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सबसे बेस्ट बोन जो रहती है दैट इज़ D2. जो पोस्टीरियर मैंडिबल में हमारे पास बोन है वो बेस्ट बोन है, वो उतना इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करती है और उतनी स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ एन इम्प्लांट, ऑफ अ फोर्स बियरिंग इम्प्लांट की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट फॉर स्टीप इंसाइजल गाइडेंस, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू. तो आंसर इज द कस्पल इंक्लिनेशन, इट शुड इंक्रीज एज द इंसाइजल गाइडेंस इंक्रीज. ठीक है, कस्पल इंक्लिनेशन इंसाइजल गाइडेंस के साथ इंक्रीज होनी चाहिए. देखो इफेक्ट क्या होता है कस्पल इंक्लिनेशन का. कस्पल इंक्लिनेशन रेफर्स टू द एंगल ऑफ द कस्प इन द पोस्टीरियर टीथ, कि कस्प का क्या एंगल है इन द पोस्टीरियर टीथ रिलेटेड टू द ऑक्लूजल प्लेन. ठीक है, स्टीपर द इंसाइजल गाइडेंस, इट रिक्वायर्स स्टीपर कस्प टू प्रिवेंट द पोस्टीरियर टीथ फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द प्रोट्रूसिव मूवमेंट. जितनी इंसाइडल गाइडेंस स्टीप होगी उतना ही हमारा जो कस्प है उसका एंगल होना चाहिए ताकि प्रोट्रूसिव मूवमेंट में कोई दिक्कत ना आए. दिस इज मेंटेन्ड बाय प्रॉपर डिसक्लूजन ऑफ द पोस्टीरियर टीथ टू अलाउ स्मूथ मैंडिबुलर मूवमेंट जब हम टी सेटिंग करते हैं. तो द हनाउस क्विंट इन 1925, क्विंट QUINT, and Rudolf L. Hanau presented a discussion pre-entitled as articulation that is defined as a pleasure concept. ठीक है, पहला है प्रेजर कंसेप्ट, दूसरा है फ्रश कंसेप्ट FRUSH कंसेप्ट. इन राइट लेटरल पोजीशन फॉर्मुलेटेड, ही बिलीव दैट द आर्टिकुलेशन ऑफ द आर्टिफिशियल टीथ वाज रिलेटेड टू 9 फैक्टर्स. पहला है हॉरिजॉन्टल कॉन्डाइलर इंक्लिनेशन, इसके साथ रिलेटेड होती है आर्टिकुलेशन. सेकेंड इज कंपनसेटिव कर्व्स. Third is protrusive incisal guidance. Fourth is plane of orientation. Fifth is buccolingual inclination of the tooth axis. Sixth is sagittal condylar pathway. Seventh is sagittal incisal guidance. Eighth is tooth alignment. Ninth is relative cusp height. इसने मैथमेटिकली चार्ट किया था 9 फैक्टर्स को और लिस्ट किए थे लॉज ऑफ बैलेंस आर्टिकुलेशन इन सीरीज ऑफ 44 स्टेटमेंट्स. हनाउ कंबाइंड द ओरिजिनल 9 फैक्टर्स एंड रिड्यूस्ड देम टू 5. उसने ओरिजिनल 9 फैक्टर्स को कंबाइन किया और उनको 5 फैक्टर में रिड्यूस कर दिया. ठीक है, उसके बाद उसने एक फार्मूला बनाया था दैट इज K × I, दैट इज कॉन्डाइलर गाइडेंस K एंड इंसाइजल गाइडेंस इज I, डिवाइडेड बाय OP दैट इज इंक्लिनेशन ऑफ द ऑक्लूजल प्लेन, मल्टीप्लाइड बाय C मल्टीप्लाइड बाय OK.
ओके है कर्वेचर ऑफ ऑक्लूजल सरफेसेस, सी है हमारे पास कस्प हाइट इंक्लिनेशन। ठीक, सो फॉर अ बैलेंस्ड ऑक्लूजन, बैलेंस्ड आर्टिकुलेशन, इट शुड बी इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय I डिवाइडेड बाय OP इंटू C इंटू OK। OK हमारे पास था कर्वेचर ऑफ ऑक्लूजल सरफेसेस, OP इज इंक्लिनेशन ऑफ ऑक्लूजल प्लेन, C है कस्प हाइट इंक्लिनेशन, K इज condylar guidance and I is incisal guidance. Next is macromechanical minimally invasive retention is given in which bridge? तो आंसर है इसमें हमारे पास रॉशेट ब्रिज। ठीक है, रॉशेट ब्रिज। सारे ब्रिजेस को एक बार क्लासिफाई करते हैं या फिर रीड करते हैं। फर्स्ट इज रॉशेट ब्रिज। रॉशेट ब्रिज, इसमें कंबाइंड मैकेनिकल रिटेंशन होती है विद द सिलेन कपलिंग एजेंट। ठीक है, इट इज़ अ फिक्स्ड डेंटल प्रोस्थेसिस विद कास्ट परफोरेटेड मेटल रिटेनर्स बॉन्डेड टू अबटमेंट टीथ। कास्ट परफोरेटेड मेटल रिटेनर्स बॉन्डेड टू अबटमेंट टीथ। यहाँ पे देखो ये कास्ट परफोरेटेड हमारे पास मेटल है। ठीक है, अब यहाँ पे दिस इज़ पूरी कास्टिंग करके ये 3 क्राउन बनाए हैं, 2 अबटमेंट टीथ लिए हैं, दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट। अब इनको हमने बॉन्ड करवा दिया, दिस इज कास्ट परफोरेटेड मेटल रिटेनर बॉन्डेड टू अबटमेंट टीथ विद द हेल्प ऑफ सीलेन कपलिंग एजेंट। ठीक है, इससे पहले हम एयर अब्रेजन से इन दोनों दांतों को अबटमेंट टीथ को प्रिपेयर करते हैं और एयर अब्रेजन से ही मेटल के सरफेस को भी प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट इज मैरीलैंड ब्रिज। मैरीलैंड में हम 2 विंग्स निकले होंगे, जो हमारा क्राउन है जो बन के आया उससे। ठीक है, इन दोनों दांतों के जो अबटमेंट टीथ है 1 और 2, इनके जो पोस्टीरियर सरफेस होता है या फिर जो लिंगुअल सरफेस होता है उसको हम एच करते हैं विद द हेल्प ऑफ 37% फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, और इन विंग्स को हम एयर अब्रेड कर देते हैं ताकि इनके अंदर भी पोरोसिटीज आ जाए। फिर इन दोनों को हम बॉन्ड कर देते हैं। ठीक, दैट इज़ नोन एज अ मैरीलैंड ब्रिज। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल एचिंग प्रोसेस। तीसरा आता है हमारे पास वर्जीनिया ब्रिजिंग। नेक्स्ट वी हैव इज वर्जीनिया ब्रिज। इसमें मून हजकिन प्रोड्यूस पार्टिकल वो यूज़ होता है। ठीक है, हम यहाँ पे भी एक ब्रिज की तरह बना रहे हैं, एक टूथ को अबटमेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं और बीच में क्राउन लगा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें सॉल्ट रिटेनर्स, सॉल्ट क्रिस्टल जो थे वो पैटर्न को प्रोड्यूस, रफनेस पैटर्न को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ऑन दिस स्टील और मेटालिक फ्रेम। ठीक है, उसके बाद इसको बॉन्ड कर दिया जाता है। इस मेथड को जो वर्जीनिया ब्रिजिंग वाला है इसको बोलते हैं हम लॉस्ट सॉल्ट टेक्निक, क्योंकि हम सॉल्ट को यूज़ करके एक स्पेसिफिक मून एंड हजकिन प्रोड्यूस्ड पार्टिकल रफर रिटेनर बनाते हैं जिससे हम फाइनली बॉन्डिंग करवा सकें। ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग तभी होगी जब हमारे पास सरफेस रफनेस इस मटेरियल के ऊपर प्रेजेंट होगी जो अबटमेंट टूथ के साथ हमारा विंग्ड मटेरियल जो है वो लगा हुआ है। ठीक, शक्ल इसकी मैरीलैंड की तरह ही है लेकिन यहाँ पे मेटल यूज़ हो रहा है। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन वर्जीनिया ब्रिजिंग एंड मैरीलैंड ब्रिजिंग। ठीक है, सबसे वर्जीनिया ब्रिजिंग में रीजन बॉन्डेड ब्रिज है जिसमें मेटल रिटेनर प्लस इंटरनल मैकेनिकल रिटेंशन से उसको ब्रिज को बॉन्ड कर रहे हैं। मैरीलैंड में हम क्या कर रहे हैं, जो ब्रिज है उसको डायरेक्टली जो रीजन है हमारी और इनामल है उसको एच करके डायरेक्ट बॉन्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, वर्जीनिया ब्रिजिंग में प्रिपरेशन चाहिए रहती है, टूथ की प्रिपरेशन चाहिए रहती है ऑन द पैलेटल सरफेस और द लिंगुअल सरफेस। रिटेंशन मैकेनिकल होती है और एडहेसिव भी होती है। ठीक है, हम इसमें इंटरनल पिन, स्लॉट और रेजिन बॉन्डिंग सब कुछ यूज़ कर सकते हैं वर्जीनिया ब्रिजिंग के अंदर, लेकिन मैरीलैंड के अंदर सिर्फ हम एक एडहेसिव यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, टूथ प्रिपरेशन आपको वर्जीनिया ब्रिज में करनी पड़ेगी क्योंकि इंटरनल रिटेंशन फीचर चाहिए। मैरीलैंड ब्रिजिंग में हमारे पास कोई भी टूथ प्रिपरेशन हम नहीं करते। वर्जीनिया ब्रिजिंग में हमने ज़्यादा रिटेंटिव फीचर दिए हैं तो दैट इज हैविंग अ स्ट्रॉन्गर रिटेंशन एंड लेस रिस्क ऑफ डी बॉन्डिंग। ठीक, लेकिन मैरीलैंड ब्रिज का एक डी बॉन्डिंग का खतरा रहता है। ऑलराइट, सो वी कैन से दैट द वर्जीनिया ब्रिजिंग इट इज़ बॉन्डिंग प्लस मैकेनिकल रिटेंशन दोनों चल रहा है, लेकिन मैरीलैंड ब्रिजिंग में देर इज ओनली बॉन्डिंग हैपनिंग। नेक्स्ट, हाउ मच इज द प्रेशर ड्यूरिंग एयर प्रेशर कास्टिंग। एयर प्रेशर कास्टिंग के दौरान जो प्रेशर होता है दैट इज 0.10 to 0.14 मेगापास्कल्स। ठीक, इतना प्रेशर होता है हमारे पास। अ गॉज प्रेशर ऑफ 0.10 to 0.14 megapascals in air pressure in casting machine is sufficient for small casting procedures. Next, which of these is not an indication for tissue conditioner? देखो tissue conditioners जो होते हैं that the wrong answer is it's not indicated for stability and adaptability of denture. पहले तो let's understand what tissue conditioning means. Tissue conditioning is use of soft viscoelastic temporary lining material that is placed on the tissue surface of the denture so as to heal and recondition the inflamed denture bearing mucosa by distributing the forces gently. ठीक है, क्यों टिश्यू कंडीशनिंग यूज़ की जाती है? इट इज़ यूज टू ट्रीट अब्यूज्ड, ट्रॉमेटाइज्ड और ओरल म्यूकोजा।
ठीक है। ऐसे कंडीशन में जहाँ पे इल फिटिंग डेंचर है, फ्लैबी या फिर सोर रिजेस है, डेंचर स्टोमेटाइटिस हो रही है, तो वहाँ पे फाइनल इंप्रेशन लेने से पहले, अनहेल्दी टिश्यूज़ का फाइनल इंप्रेशन लेने से पहले हमें चाहिए कि टिश्यू जो है नॉर्मल फंक्शन या नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। वहाँ पे हम टेम्परेरी लाइनर या टिश्यू कंडीशनर देते हैं ताकि पहले ठीक हो जाए पेशेंट, उसके बाद हम ढंग से इंप्रेशन लें। ठीक है। अभी स्टेबिलिटी वगैरह के लिए क्यों नहीं देने चाहिए? देखो, टिश्यू कंडीशनर्स होते हैं विस्को इलास्टिक होते हैं, पहली चीज़ तो ये, एंड दे विल फ्लो अंडर स्ट्रेस, दे आर डायमेंशनली अनस्टेबल ओवर टाइम एंड दे लूज देयर सॉफ्टनेस क्विकली। ठीक है। देयरफॉर दे कैनॉट रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस एंड देन दे कैनॉट मेंटेन शेप अंडर कॉन्टिन्यूस फंक्शनल लोड। इसलिए वो फंक्शनल लोड मेंटेन नहीं कर पाता, जिससे कि उसको स्टेबिलिटी के लिए नहीं दिया जाता। ठीक है। लेट्स गो विद इंडिकेशंस। सबसे पहले इट इज़ यूज इन डेंचर टिश्यू सपोर्टिंग एरियाज। ठीक है। जहाँ पे डेंचर सोलन हो गया, इंजर हो गया, वहाँ पे यूज़ करते हैं। इल फिटिंग डेंचर वाली लाइनिंग जहाँ लूज या अनइवन डेंचर है, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है ताकि हम शॉर्ट टाइम के लिए जो गैप्स हैं उनको फिल कर दें और डेंचर कंफर्टेबली पेशेंट जो है वो पहन सके। ठीक है। तीसरी चीज़, इसको यूज़ किया जाता है फॉर टिश्यूज़ टू रेस्ट बिफोर मेकिंग न्यू डेंचर्स। ठीक है। ताकि गम्स हेल्दी रहें, रिलैक्स रहें। ठीक है। ताकि नॉर्मल शेप जो है इंप्रेशन की वो आ सके। Tissue conditioners are used to rest the gums and restore their normal shape. They are used to restore the vertical dimension. That is, it corrects the loss of facial height due to worn out dentures. For correction of faulty bite. ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म सॉफ्ट लाइनर्स फॉर क्रॉनिक पेन पेशेंट। जो ऐसे पेशेंट जिनमें की बर्निंग सेंसेशन हो रही है डेंचर की वजह से, या रिड्यूस प्रेशर है या पेन है, वहाँ पे हम टिश्यू रीलाइनिंग के लिए या फिर जो टिश्यू है उसको हील करवाने के लिए टिश्यू कंडीशनर्स देते हैं। ठीक है। सर्जिकल स्प्लिंट्स में देते हैं ताकि वुंड को प्रोटेक्ट किया जा सके। सॉफ्ट टिश्यू लाइनर्स दे प्रिवेंट द इंजरी फ्रॉम हार्ड स्प्लिंट्स एंड दे रिड्यूस द डिस्कम्फर्ट टू द सॉफ्ट टिश्यूज़। क्लेफ्ट पैलेट के पेशेंट पे देते हैं जिनके माउथ में पहले से होल रखा है, वहाँ पे सॉफ्ट लाइनिंग जो है वो उस गैप को जेंटली सील कर देता है विदाउट डैमेजिंग द टिश्यूज़। स्पीच एड अप्लाइंसेस में दे सकते हैं ताकि प्रॉपर सीलिंग इफेक्ट आ सके, और इम्प्लांट की हीलिंग में भी दे सकते हैं ताकि सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हैं उनके हीलिंग ज़्यादा अच्छे से हो। ऑल्सो इट रिकॉर्ड्स द नेचुरल शेप ऑफ द गम्स वाइल च्यूइंग एंड टॉकिंग एंड इट गिव्स मोर एक्यूरेट डेंचर फिट अंडर द रियल माउथ मूवमेंट्स। तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। इट कैन एक्ट एज अ फंक्शनल इंप्रेशन मटीरियल फॉर अ शॉर्टर टाइम। ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज़ अ लीस्ट रिजिड मेजर कनेक्टर? यू शेप मेजर कनेक्टर जो होता है दैट इज़ द लीस्ट रिजिड मेजर कनेक्टर। ठीक है। इट इज़ probably the least rigid of maxillary major connector and should be used only when large inoperable palatal torus prevents the use of palatal coverage or combination of anterior and posterior palatal strap designed for this type of cases. जहाँ पे हमारे पास पैलेटल टॉरस बना हुआ है वहीं पे इसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ इमीडिएट डेंचर? प्राइमरी एडवांटेज क्या हो सकता है? देखो, एस्थेटिक प्रोफाइल जब तक दांत नहीं लगाने वाला तो वही मेंटेन कर सकता है। सो मेंटेनेंस ऑफ एस्थेटिक प्रोफाइल एज ई डेंचुलस पीरियड इज़ देयर। ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए प्राइमरी डेंचर दिया जाता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ इमीडिएट डेंचर आर, फर्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट्स अपीयरेंस बिकॉज देयर इज अ पीरियड ऑफ ई डेंचुलसनेस। ठीक है। दैट इज़ अ प्राइमरी एडवांटेज। पेशेंट का साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग प्रिजर्व रहता है। पेशेंट को, लोगों को बताना नहीं पड़ता कि मेरा दांत उखाड़ दिया मैंने। ठीक है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ सर्कम ओरल सपोर्ट, मसल टोन, वर्टिकल डायमेंशन ऑफ ऑक्लूजन, जॉ रिलेशनशिप एंड फेशियल हाइट। द टंग विल नॉट स्प्रेड आउट एज अ रिजल्ट ऑफ टूथ लॉस क्योंकि हमने वहाँ पे प्राइमरी डेंचर बेस दिया हुआ है। ठीक। नेक्स्ट, देर इज़ अ लेस पोस्ट ऑपरेटिव पेन एज द एक्सट्रैक्शन साइट इज प्रोटेक्टेड नाउ। ठीक। फोर्थ, it will reduce the residual resorption and is suggested that it is easier to duplicate the natural tooth shape and position plus arch form and width at the same time when it's removed. ठीक है। अगर उसी टाइम हम रिमूव करें क्योंकि हमारे पास जो निकला हुआ दांत जो एक्सट्रैक्टेड टूथ है वो प्रेजेंट है, तो हम सेम आर्च फॉर्म वगैरह उसी टाइम कॉपी कर सकते हैं। इफ़ डिजायर्ड द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पोजिशंस ऑफ द एंटीरियर टीथ कैन बी मोर एक्यूरेटली रेप्लिकेटेड बिकॉज इट इज़ डन देन एंड देयर। ठीक है। नेक्स्ट, द पेशेंट इज़ लाइकली टू अडेप्ट easily to dentures at the same time that recovery from सर्जरी इज़ प्रोग्रेसिंग। जब तक सर्जरी से रिकवर कर रहा है तब तक डेंचर के साथ भी वो अडेप्ट हो जाएगा। स्पीच एंड मैस्टिकेशन आर रेयरली कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू दिस स्मॉल एफर्ट। ठीक है। और न्यूट्रिशन भी मेंटेन रहेगी।
The availability of tissue conditioning materials allow for considerable versatility in correction and refinement of the denture fitting surface, both at the insertion stage and subsequent appointments. Okay. Next, all of these are the clinical features of edentulous patient except, तो edentulous patient में हमारे पास retrognatic appearance नहीं होती है. There is no retrognatic appearance. Mandible पीछे नहीं दिखेगा edentulous patient के अंदर. दिस वॉज द रॉन्ग ऑप्शन. मतलब ठीक है, मतलब 4 ऑप्शन थे, इसमें से ये वाला जो था ये एक्सेप्ट में आता था. ठीक है. नाउ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर एसोसिएटेड विद द ईडेंटुलस रिजेस और ईडेंटुलस स्टेट्स. ये ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, इनके डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट इज देयर इज डीपनिंग ऑफ द नेजोलेबियल एंगल. नेजोलेबियल एंगल इज डीपन. मतलब जब दांत ज़्यादा जब मैंडिबल ज़्यादा क्लोज हो रही है तो ऊपर वाले जो लिप्स हैं वो ऊपर नाक की तरफ चले जाते हैं. सो नाक ऐसे आएगा एंड लिप्स विल बी लाइक दिस एंड दिस विल बी लोअर लिप एंड दिस इज व्हाट इट मीन्स ऑफ डीपनिंग ऑफ लेजोनेबियल एंगल. नेक्स्ट, लॉस ऑफ लेबियोडेंटल एंगल. लेबियोडेंटल एंगल जो होता है वो लॉस हो गया क्योंकि दांत ही नहीं बचे. थर्ड, देयर इज डिक्रीज इन द हॉरिजॉन्टल लेबियल एंगल. हॉरिजॉन्टल लेबियल एंगल भी डिक्रीज कर जाता है. ऑल्सो देयर इज नैरोइंग ऑफ लिप्स, इंक्रीज इन कॉलमनेला फिल्ट्रम एंगल and there is a prognatic appearance, not retrognatic. prognatic मतलब कि अब जो बुजुर्ग होते हैं वो अपनी मैंडिबल आगे लाके बंद करते हैं. ठीक है. दिस मैंडिबल इज फॉरवर्ड. दिस इज क्योंकि उनको नीचे वाली जो रिज होती है उससे ऊपर वाली रिज को मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं वो, कुछ चबाने के लिए या कुछ चूसने के लिए. ठीक है. सो देयर इज अ प्रोग्नाथिक अपीयरेंस, रेट्रोग्नाथिक नहीं होती है.